हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस के एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और वो भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। इसमें हम लोग जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना सीखेंगे। चूंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाला वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको मैंने बहुत विस्तार से समझाया है। यहां पर मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से लिया है मैंने, कि ताकि आपको जो है परीक्षा के समय सारी चीजें रिमाइंड हो जाए। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता होता है, और एब्सोल्यूट का मतलब फ्री अर्थात स्वतंत्र होता है। अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पूरा मतलब होता है कि स्वतंत्र कर्ता। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जैसे देखिए ऊपर वाला लिखा है, द वेदर वाज स्टॉर्मी, कह कि मौसम तूफानी था, और दूसरे का अर्थ है कि द प्लेन गॉट लेट, कह कि वायुयान को देर हो गई। कह कि मौसम तूफानी था, वायुयान को देर हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दो सब्जेक्ट है, द वेदर है और दूसरे में द प्लेन है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम एब्सोल्यूट कर देंगे, अर्थात एक सब्जेक्ट को जो है हम स्वतंत्र कर देंगे। किसी एक को हम स्वतंत्र करेंगे। अब द वेदर को या तो वाक्य में स्वतंत्र कर देंगे या द प्लेन को कर देंगे। तो लेकिन हम इसमें करेंगे किसको, तो जो सेंटेंस जो है कारण दर्शाए उसे हम जो है उसके सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का हमेशा प्रयोग उस सेंटेंस में होता है जिसमें दो डिफरेंट सब्जेक्ट हो। जैसे द वेदर अलग है और द प्लेन अलग है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो और दोनों सेंटेंसेस में कारण और परिणाम का संबंध हो। जैसे द वेदर वाज स्टॉर्मी, कह रहा है कि मौसम तूफानी था, द प्लेन गॉट लेट, प्लेन को देर हो गई। अब प्लेन को देर हो गई, उसका कारण क्या है कि मौसम तूफानी था, और मौसम तूफानी था जिसका परिणाम क्या हुआ कि प्लेन को लेट हो गई। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कारण और परिणाम का संबंध है। तो हम द वेदर को एब्सोल्यूट करेंगे कि द प्लेन को एब्सोल्यूट करेंगे। हम लोग जो है जो कारण दर्शाए, जो सेंटेंस कारण दर्शाता है, हम उसको जो है स्वतंत्र कर्ता बना देते हैं। तो कौन सा कारण दर्शा रहा है, प्लेन को लेट हो गई, उसका कारण क्या है कि मौसम तूफानी था। तो हम द वेदर को जो है यहां पर एब्सोल्यूट कर देंगे। और सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट करते कैसे हैं, सबसे पहली बात कि हम द वेदर लिखेंगे, जिसको स्वतंत्र करना होता है उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद किसी पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल का मतलब या तो अगर मेन वर्ब है तो हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे एक्टिव वॉइस में। और यदि मेन वर्ब नहीं है, इज आर एम वाज वर है केवल, तो वहां पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। और बाकी सेंटेंस को, दूसरे वाक्य को हम उसी तरह लिख देंगे। ये एकदम इजी है। देखिए यहां पर मौसम तूफानी था तो ये कारण दर्शा रहा है, तो दो वेदर लिख दिए। अब यहां पर देखिए ये वाज है, जब इज आर एम वाज वर रहे, कोई मेन वर्ब न हो, तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं पार्टिसिपल के लिए। तो द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, कह रहा है कि मौसम तूफानी होने के कारण द प्लेन गॉट लेट, प्लेन को लेट हो गई या देर हो गई। अभी यह सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है कि उसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, और उसमें ये गॉट लेट, ये गॉट है ना, ये गॉट, ये जो है ये फाइनाइट वर्ब है। इससे पता चल रहा है कि यह वाक्य जो है किस टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जबकि ये बीइंग क्या है, ये भी वर्ब है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। जबकि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर कक्षा में प्रवेश किए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, छात्र खड़े हो गए। टीचर कक्षा में प्रवेश किए, छात्र खड़े हो गए। अब इसमें देखिए ये जो पहला वाक्य है, टीचर कक्षा में प्रवेश किए, यह कारण दर्शा रहा है, और दूसरा वाक्य उसका टीचर कक्षा में प्रवेश कर रहे, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि छात्र खड़े हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो सब्जेक्ट हैं, द टीचर है और दूसरे में द स्टूडेंट है। तो ये पहला वाक्य जो है यह कारण दर्शा रहा है, तो हम टीचर को एब्सोल्यूट कर देंगे, अर्थात वाक्य में इसको स्वतंत्र कर्ता बना देंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब उसके बाद हम जो है या तो बीइंग का प्रयोग करेंगे, या तो, और यदि मेन वर्ब है तो हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो अब देखिए इसमें एंटर्ड मेन वर्ब है ना, तो हम हैविंग एंटर्ड का प्रयोग, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास, कह रहा है कि टीचर की कक्षा में प्रवेश करने पर या करने के बाद द स्टूडेंट स्टूड अप, कह रहा है कि छात्र खड़े हो गए। अब ये भी सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब कौन है, स्टूड अप, खड़े हो गए, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। इससे पता चला है कि किस टेंस में है, जबकि हैविंग एंटर्ड से पता नहीं चला है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरा देखिए, द आर्मी अराइव्ड, कह रहा है कि सेना पहुंच गई, द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, कह रहा है कि राहत कार्य ने गति पकड़ ली। पहला है द आर्मी अराइव्ड, सेना पहुंच गई, और दूसरा वाक्य है द रिलीफ वर्क,
राहत कार्य ने टुक स्पीड, गति पकड़ ली। अब इसमें देखिए सेना पहुंच रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि राहत कार्य गति पकड़ रहा है। अब राहत कार्य गति पकड़ रहा है, उसका कारण क्या है कि सेना पहुंच रही है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा कारण दर्शा रहा है इसमें, ये द आर्मी अराइव्ड, ये वाक्य जो है कारण दर्शा रहा है। तो हम इसमें द आर्मी, इसके सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले द आर्मी लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए हम फिर देखेंगे वर्ब क्या है। वर्ब मेन वर्ब अगर है, अगर मेन वर्ब है तो हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो हैविंग और अराइव्ड, अराइव का थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड ही होता है। अगर ये मेन वर्ब न रहता, इज आर एम वाज वर्ब रहता तो हम बीइंग कर देते। तो द आर्मी हैविंग अराइव्ड, बस कॉमा लगा दिए, सेकंड वाक्य सेम उसी तरह लिख देंगे। द रिलीफ वर्क टुक स्पीड, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ भी फिर नहीं करना है फ्रेंड्स। बस जो कारण दर्शा रहा है उसके सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, उसके बाद या तो हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाइए यदि मेन वर्ब है तो, और मेन वर्ब नहीं है तो बीइंग लगा दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें कि द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। सूर्य उदय हुआ ये कारण दर्शा रहा है, और सूर्य के उदय होने का परिणाम क्या हुआ कि कोहरा गायब हो गया। तो हम क्या, यहां पर दो सब्जेक्ट है, द सन है, द फॉग है। तो हम क्या करेंगे, कारण कौन दर्शा रहा है, ये पहला सेंटेंस कारण दर्शा रहा है, तो हम सन को एब्सोल्यूट कर देंगे, अर्थात स्वतंत्रकर्ता बना देंगे। द सन लिखे, उसके बाद हम या तो बीइंग लगाएंगे या हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो यहां मेन वर्ब है रोज है तो हैविंग लगाएंगे, हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म। हैविंग राइज रोज राइजन होता है, तो यहां पर राइजन हो गया। द सन हैविंग राइजन, सूर्य के उदय होने पर द फॉग डिसपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर सेम टू सेम उसी तरह लिख देंगे। अब दूसरा देखिए, द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। सूर्य अस्त हो रहा है ये कारण है, और सूर्य के अस्त होने का परिणाम क्या हुआ कि तारे आकाश में आ गए, तो दूसरा वाला परिणाम है। तो हम क्या करेंगे, जो ये कारण दर्शा रहा है, द सनसेट कारण दर्शा रहा है, तो इसके द सन, इसके सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र कर देंगे। तो द सन, अब यहां पर मेन वर्ब दिया है तो हैविंग लेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, सेट का थर्ड फॉर्म सेट ही होता है। द सन हैविंग सेट, सूर्य के अस्त हो जाने पर द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में आ गए। दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर सेम उसी तरह लिख देंगे। अगर नेक्स्ट है द वर्क वाज डन, कार्य को पूरा किया गया। वी वेंट बैक होम, हम वापस घर चले गए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाक्य क्यों डिफरेंस है, क्यों, यहां पर देखिए वाज लगा है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस यदि रहेगा तो हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और लेकिन यदि वाक्य पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए यहां पर है ना, कार्य पूरा हो गया, हम वापस घर चले गए, तो ये कार्य पूरा हो गया, ये कारण दर्शा रहा है। तो द वर्क को पहले लिखेंगे। अब उसके बाद हम यहां देखिए वाज डन पैसिव वॉइस है, तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन और डन क्रिया का थर्ड फॉर्म, कार्य के समाप्त हो जाने पर, और सेम दूसरा वाक्य जो है उसको सेम लिख देंगे, वी वेंट बैक टू होम। नेक्स्ट है रोहन वाज रिवार्डेड, रोहन को पुरस्कृत किया गया। हिज पेरेंट्स बिकेम ग्लैड, उसके माता पिता खुश हो गए। अब देखिए यहां पर रोहन को पुरस्कृत कर दिया गया, ये कारण है, और उसके माता पिता खुश हो गए, ये परिणाम है। तो हम यहां पर रोहन को एब्सोल्यूट करेंगे, रोहन को पहले लिख दिए। अब रोहन के बाद जो है, अब देखिए यहां पर भी वाज लगा है और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो इज आर एम या वाज वर्ब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज होता है, मसला ध्यान रखिएगा। तो पैसिव वॉइस है तो यहां पर हैविंग बीन और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए हैविंग बीन और क्रिया का थर्ड फॉर्म रिवार्डेड। तो रोहन हैविंग बीन रिवार्डेड, रोहन के पुरस्कृत किए जाने पर या किए जाने के बाद हिज पेरेंट्स बिकेम ग्लैड, उसके माता पिता खुश हो गए। दूसरे वाक्य को सेम उसी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए द बेल रैंग, घंटी बज गई। द स्कूल क्लोज, स्कूल बंद हो गया। घंटी बज गई ये कारण दर्शा रहा है, स्कूल बंद हो गया ये परिणाम दर्शा रहा है। तो कारण वाले के सब्जेक्ट को हम जो है एब्सोल्यूट कर देंगे, अर्थात स्वतंत्र कर देंगे। तो द बेल को स्वतंत्र कर देंगे, द बेल पहले लिखेंगे। अब यहां पर देखिए ये रैंग मेन वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, हैविंग और क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैविंग रंग, इसमें बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है। द बेल हैविंग रंग, और दूसरा वाक्य जो है जो परिणाम वाला है उसको सेम काम लगा के उसी तरह लिख देंगे, द स्कूल क्लोज, मतलब घंटी के बज जाने पर स्कूल बंद हो गया। नेक्स्ट है द रेन स्टॉप, बारिश रुक गई। चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। अब बारिश रुक गई ये कारण दर्शा रहा है, और बारिश के रुकने का परिणाम क्या हुआ कि बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। तो हम जो है ये द रेन स्टॉप ये कारण दर्शा रहा है, तो द रेन को स्वतंत्र कर देंगे। इसका मतलब इसको पहले लिखेंगे द रेन, उसके बाद ये मेन वर्ब दिया है तो हैविंग लगाएंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, द रेन हैविंग स्टॉप। बारिश के बंद होने पर चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे बाहर खेलने के लिए चल दिए। जो परिणाम वाला सेंटेंस उसको काम लगाकर सेम उसी तरह लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द फॉग वाज वेरी डेंस, कह रहा है कोहरा बहुत घना था। फॉग माने कोहरा होता है, डेंस माने घना। कह रहा है कोहरा बहुत घना था। नो वन कुड सी हिज वे, कोई अपना रास्ता नहीं देख सकता था।
कोहरा बहुत घना था, कोई अपना रास्ता नहीं देख सकता था। तो ये जो पहला वाक्य है द फॉग वाज वेरी डेंस, ये कारण दर्शा रहा है और कह रहा है कि कोहरा बहुत घना था, जिसका ये कारण है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कोई अपना रास्ता नहीं देख सकता था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो सब्जेक्ट है, द फॉग है और यहाँ है नो वन। तो हम फॉग को एब्सोल्यूट करेंगे, इसलिए क्योंकि यह कारण दर्शा रहा है। तो द फॉग को पहले लिख दिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं, वाज है। तो मैंने बताया यदि इज आर एम वाज वर रहे, कोई मेन वर्ब ना हो, तो हम बीइंग का यूज करते हैं पार्टिसिपल के लिए। तो इस तरह होगा द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कहना कि कोहरा घना होने के कारण नो वन कुड सी हिज वे, कोई अपना रास्ता नहीं देख सका। अब यहां पर दूसरे वाक्य को जो परिणाम वाला वाक्य काम लगाकर सेम टू सेम उसी तरह लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा नॉमिनेटिव सैल्यूट। अगर यदि आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आशा करता हूं कि इतनी अच्छी तरह से समझाया हूं आपको कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्जाम में आएगा तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, जो है इसको बहुत आसानी पूर्वक आप कंबाइन कर देंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं कि नॉमिनेटिव सैल्यूट का प्रयोग कहां होता है, जहां पर सब्जेक्ट अलग अलग हो। जैसे देखिए यहां पर द फॉग है और दूसरा क्या है, नो वन है। सब्जेक्ट अलग हो और दोनों में कारण परिणाम का संबंध हो। तो यहां द फॉग वाज वेरी डेंस, कोहरा बहुत घना था, ये कारण दर्शा रहा है। और नो वन कुड सी वे, कोई अपना रास्ता नहीं देख सकता था, ये परिणाम दर्शा रहा है। और हम एब्सोल्यूट किसको करेंगे, जो कारण दर्शाए उसको एब्सोल्यूट करेंगे। तो इसमें फॉग जो है ये वाला सेंटेंस कारण दर्शा रहा है, तो फॉग को हम एब्सोल्यूट कर दिए। और एब्सोल्यूट होगा कैसे, किसी पार्टिसिपल के पहले उस सब्जेक्ट को रखेंगे तब। और पार्टिसिपल में क्या रखेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। यदि एक्टिव वॉइस है तो हैविंग क्रिया का थर्ड फॉर्म, और यदि पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन क्रिया का थर्ड फॉर्म। और यदि मेन वर्ब नहीं है तो इज आर एम वाज वर है तो हम वहां पर जो है बीइंग का प्रयोग करेंगे। अब आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं एक बार आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।